हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका आज फिर से हमारे इस नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था? पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था पॉलिटिक्स। तो अब हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? अब हम स्टार्ट करने जाएंगे अपना इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में भी हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? तो इकोनॉमिक्स में हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये क्लास 12th में आके आपका जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो दो भाग हो जाता है। आपका पार्ट ए जो कि आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और पार्ट बी है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो क्लास 11 में तो आप पढ़ के आएंगे क्या? क्लास 11 में आप पढ़ के आएंगे स्टैटिस्टिक्स। एक स्टैटिस्टिक्स पढ़े होंगे और एक आप इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे, ठीक। तो आइए इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत अच्छा चैप्टर है। और इसके अंदर आपको बता दें कि जितना भी चैप्टर है, जैसे अभी आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद अगला चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, फिर आप डिमांड पढ़ेंगे, सप्लाई। तो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है आपको ये सब में। तो आज हम चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम टॉपिक देखते हैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो व्हाट इज इकोनॉमिक पढ़ाऊंगा आज के टॉपिक, आज के इस वीडियो में। दूसरा मैं वो इकोनॉमिक्स क्या होता है वो बताऊंगा। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स क्या क्या होता है वो बताऊंगा। और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या होता है ये। और अगला वीडियो जो होगा उसमें मैं बताऊंगा आपको कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। इस फर्स्ट चैप्टर जो इंट्रोडक्शन है उसमें यही 5 मेन टॉपिक है जो कि आपको पढ़ने हैं, ठीक है। आइए आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी का हिंदी क्या होता है? अर्थशास्त्र, यही होता है ना? सॉरी, अर्थशास्त्र यही होता है। इकोनॉमी सिंपल देखिए, डिफिनेशन क्या है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमी, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि इकोनॉमिक्स, अभी मैं गलती से इकोनॉमिक्स बोल दिया था। तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों में क्या होता है? डिफरेंस होता है। क्या होता है? दोनों डिफर चीज है, मतलब दोनों अलग अलग चीज है। दोनों में क्या होता है? दोनों में आपका डिफरेंस होता है, ठीक। आगे देखिए। तो आगे आपका क्या है कि इकोनॉमी क्या होती है? तो इकोनॉमी होती है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। देखिए, हमारे सोसाइटी में, हमारे कंट्री में बहुत प्रकार के लोग रहते हैं। और सभी को क्या चाहिए? सभी को सरवाइव करना है। बहुत सारे लोग जो है सोसाइटी है, और सोसाइटी में कौन है? सोसाइटी में है पीपल, ठीक है। अब लोगों को क्या करना है? लोगों को सरवाइव करना है। तो सरवाइव करने के लिए बहुत सारे प्रकार, मतलब सरवाइव करने के लिए आपको क्या चाहिए? सरकार सरवाइव करने के लिए आपको पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा आपको कुछ ना कुछ एक एक्टिविटी करना पड़ेगा। कौन सा एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक। तो हम जो एक्टिविटी करते हैं अपने सर्वाइवर के लिए, ठीक, उसी को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर का। ह्यूमन का एक बिहेवियर है कि भाई उसको सरवाइव करना है। वो कोई ना कोई एक्टिविटी करेगा, और कोई ना कोई एक्टिविटी करेगा जिससे क्या होगा? पैसा जनरेट होगा। और पैसा जनरेट होगा तभी वो सर्वाइवल कर पाएगा। क्योंकि पहले आदिम जमाना वाला तो बात नहीं रहा कि हाँ जंगल वंगल में रह लिए कुछ भी घास फूस खा के। अगर आपको आज सिविलाइज, मतलब अच्छे तरीके से अगर रहना है सोसाइटी में, तो आपको पैसा कमाना होगा। और पैसा कमाने के लिए आपको एक्टिविटी तो करना ही पड़ेगा। कौन सा एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्टिविटी भी दो प्रकार के आप पढ़े होंगे, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो वो एक्टिविटी जिससे हम पैसा जनरेट करते हैं वो कौन सा एक्टिविटी होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर 5 चीज आते हैं। कौन कौन से? देखिए, पहला कंजप्शन। कंजप्शन क्या होता है? जब हम किसी चीज को कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम करने का मतलब जब हम उसको ग्रहण करते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज हुआ। अब फैन का हवा खा रहे हैं, कंजप्शन हुआ। बिस्किट खा रहे हैं, कंजप्शन हुआ। मैगी खा रहे हैं, कंजप्शन हुआ। तो कंजप्शन ये पहला क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरा आपका प्रोडक्शन, उत्पादन, ठीक। इसमें क्या होता है कि कोई भी गुड्स का प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता है इसमें। तो अच्छा मान लीजिए कि अगर आपको मैगी खाना है, ठीक, तो मैगी का उत्पादन होना भी जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए ले लेना, अब हमको मान लीजिए डेयरी मिल्क पसंद है, ठीक। क्या पसंद है? डेयरी मिल्क। तो डेयरी मिल्क कंजप्शन कम होगा जब प्रोडक्शन होगा। अगर मान लीजिए कि अगर प्रोडक्शन कर दिए और हमको इच्छा ही नहीं है, ठीक, हम अगर प्रोडक्शन कर दिए हैं, ठीक, और प्रोडक्शन करने के बाद अगर कंजप्शन करने वाला कोई है ही नहीं, तो क्या वो प्रोडक्ट रह पाएगा मार्केट में? नहीं।
तो सबसे पहले कंजप्शन की इच्छा होनी चाहिए कि हाँ हम उस चीज को कंज्यूम करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन, अब प्रोडक्शन होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए डेयरी मिल्क का फैक्ट्री कहाँ है, वो है दिल्ली में, दिल्ली में डेयरी मिल्क का फैक्ट्री है और हमें लाते आ रहे हो बैठ के, तो हम कैसे खाएंगे। तो हमको क्या चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला तो कोई होना चाहिए ना, डिस्ट्रीब्यूटर। आज आप देखते हैं ना कि आप ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट कर, डिस्ट्रीब्यूशन के चलते आज कहाँ से कहाँ प्रोडक्ट आ जाता है। तो तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज। एक्सचेंज में आपका क्या होता है, वो मत समझिए एक्सचेंज डिलीवरी वाला। एक्सचेंज में क्या, आप इकोनॉमी, आप कोई भी सामान लेते हो उसके बदले में आप क्या करते हो, पैसा देते हो, देते हो ना। तो मनी क्या है, मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी चैप्टर पढ़ोगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है मनी चैप्टर जो है आपका, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। तो ठीक, माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैं वो भी आगे पढ़ाऊंगा। फिर आता है आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है ना, आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट क्यों करते हैं, मान लीजिए कि अभी कुछ भी चीज, मान लीजिए प्रॉपर्टी है मेरा, उस प्रॉपर्टी को हम इन्वेस्ट कर दिए या फिर छोड़ दिए, बाद में देखिए कि आप उस इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट किए हैं, जो प्रॉपर्टी छोड़े हैं, कुछ ईयर बाद क्या होगा, वो जो प्रॉपर्टी है उसका रेट बढ़ जाएगा। सिंपल आप ऐसे ही मानिए, अगर हम क्या करते हैं, एफडी कराते हैं, वो भी एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। एफडी करा दिए बैंक में, मान लीजिए कितना, 1 लाख का, कुछ इंटरेस्ट पे। फिर वो भी अगर 5 साल के बाद, 5 ईयर के बाद देखेंगे तो वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जब हम क्या करते हैं, अपने कैपिटल को कोई फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब छोड़ देते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, अब आगे आपका आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होता है जो कि हमारे इकोनॉमी में अराइज होता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो मुख्यतः अगर देखेंगे तो 3 तरीके से जो होता है वो जनरेट होता है। पहला, इसका एग्जांपल समझाता है, ठीक ना। मान लीजिए कि ये दो, एक बच्चा है, बच्चा कौन है, बच्चा है चिंटू। बच्चा कौन है, बच्चा चिंटू, ये है चिंटू। अब चिंटू और चिंटू के पापा कौन है, ये है चिंटू और ये है चिंटू के पापा, ठीक। अब चिंटू और चिंटू के पापा गए मार्केट। कहाँ गए, चिंटू और चिंटू के पापा गए मार्केट। अब चिंटू के पापा के पास था कितना, 100 रुपया। चिंटू के पापा, चिंटू और चिंटू के पापा गए मार्केट, मार्केट में था 100 रुपया। अब चिंटू को दिखा कि चलो भैया यहाँ मस्त गाड़ी दिख रहा है एकदम, ले लेते हैं हम गाड़ी, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए थोड़ा सा मुझे चलना नहीं आया, लेकिन ये मान लीजिए गाड़ी है। तो अब चिंटू को दिखा गाड़ी और गाड़ी का दाम था 100 रुपया, ठीक। ऊपर से चिंटू के पापा को और सब्जी उब्जी भी लेना था, क्या लेना था, सब्जी। तो अब देखिए क्या होता है, और भी चिंटू के लिए टॉफी भी लेना है। तो अब चिंटू के पापा पास कितना पैसा है, 100 रुपया, ये तो फिक्स है, बढ़ने वाला है नहीं। चिंटू के पापा 100 ही रुपया लेके गए हैं। लेकिन चिंटू क्या चाहता है, चिंटू चाहता है कि पापा कार खरीदे, पापा को सब्जी भी लेना है, पापा टॉफी खरीद दे, ठीक है। तो अब उसके पापा क्या करेंगे, चॉइस करेंगे, चॉइस करेंगे ना। क्या चॉइस करेंगे कि जो उनके लिए सबसे जरूरी हो उस चीज को लेंगे। तो सबसे जरूरी क्या आता है, सबसे जरूरी है, मान लीजिए 100 रुपया है, तो 100 रुपया में चिंटू के पापा को लगा, अगर 100 रुपया अगर उसका कार पे ही, चिंटू के कार पे ही खर्चा कर देंगे तब तो सब रिसोर्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि रिसोर्स तो उनके पास लिमिटेड है। और वॉन्ट्स, वॉन्ट्स किसका, चिंटू का वॉन्ट। चिंटू कह रहा है नहीं पापा मेरे को कार भी चाहिए, मेरे को कार भी चाहिए। पापा कहेंगे नहीं सब्जी भी लेना है बेटा, फिर चिंटू ले नहीं टॉफी भी लेना है। तो क्या, वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, हमारे भी वॉन्ट्स अनलिमिटेड होते हैं और रिसोर्स लिमिटेड होती है। तो इसके चलते प्रॉब्लम स्टार्ट होती है स्कार्सिटी की, और उसमें हम यूज करते हैं अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्स, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण रिसोर्स है, जो क्या है, इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, ठीक है ना। अब चिंटू के पापा क्या लेंगे, चिंटू के पापा लेंगे सब्जी। मान लीजिए 80 रुपया का चिंटू के पापा ले लेते हैं सब्जी, और 20 रुपया का ले लेते हैं चिंटू के लिए टॉफी, तो ये 100। कार तो क्या हो गया, कार को छोड़ना पड़ा। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे अराइज होता है, 3 चीज से, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। यहाँ चिंटू के पापा के पास 100 रुपया थे, जो कि रिसोर्स हो गया। फिर आते हैं हम वांट्स में। वांट्स में क्या क्या, चिंटू को चाहिए था, चिंटू बोला नहीं पापा मेरे को कार चाहिए, पापा को सब्जी लेना था। उसके बाद चिंटू बोला नहीं पापा टॉफी भी ले दीजिएगा। तो यहाँ पर अनलिमिटेड अल्टरनेटिव। अब चिंटू के पापा क्या लिए, चिंटू के पापा लिए सब्जी और टॉफी, चिंटू के पापा कार नहीं लिए, चिंटू के पापा चॉइस करना पड़ा। तो यहाँ पर किस चीज का कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पर 2 चीज, एक आता है आपका चॉइस का कॉन्सेप्ट और दूसरा आता है आपका स्कार्सिटी का कॉन्सेप्ट। स्कार्सिटी का कॉन्सेप्ट और चॉइस, चॉइस का कॉन्सेप्ट कब करना पड़ता है, जब आपके पास रिसोर्स लिमिटेड और वांट्स अनलिमिटेड हो। और स्कार्सिटी में क्या होता है, स्कार्सिटी में भी यही चीज है कि रिसोर्स लिमिटेड है, मान लीजिए 100 रुपया है और आपको खरीदना है 500 का सामान,
तो क्या हुआ, स्कैर्सिटी हुआ ना रिसोर्स का। आइए आगे देखते हैं। आगे है आपका इकोनॉमिक्स। तो हम बताया था ना आपको कि इकोनॉमिक और इकोनॉमिक्स दोनों अलग चीज है। वो क्या है, इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है आपका, ये स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर का। इकोनॉमी क्या है, स्टडी है किसका, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर क्या आपका स्टडी है, ठीक है, जिसमें क्या करता है कि कोई भी व्यक्ति, पर्सन, व्हाट पर्सन डू फॉर हिज सर्वाइवल, व्हाट पर्सन, कोई भी आदमी जो है वो क्या कर रहा है अपने सर्वाइवल के लिए, व्हाट पर्सन डू फॉर हिज या हर सर्वाइवल, अपने यहाँ घर के परिवार के लिए, सर्वाइवल के लिए वह क्या कर रहा है, कौन सा एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, यह चीज होता है इकोनॉमी। लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या होगा, प्रॉब्लम, जो हमारे इकोनॉमिक इश्यू है कौन कौन सा, अभी हमने देखा ना स्कार्सिटी वाला इशू। तो ये जो इशू है उसी को जो अराइज होता है उस चीज को हम स्टडी करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी का ही पार्ट हो गया। मतलब इकोनॉमी अगर एक समुंदर है, इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी समुंदर है तो उसका एक पार्ट है इकोनॉमिक्स। क्या है, इकोनॉमी का एक पार्ट है इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स का भी दो छोटे छोटे पार्ट है, माइक्रो और मैक्रो। ठीक, तो इकोनॉमिक्स क्या हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया आपका स्टडी इकोनॉमिक इशू का जो अराइज होते हैं किसे, इस फैक्ट से कि रिसोर्स जो है वो स्कार्स है हमारे वर्ल्ड। और ये सही भी है। इकोनॉमी में पता है आपको, इकोनॉमिक्स में आपको बहुत सी चीज को एजम्पशन लेना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि हाँ ऐसा होता है। और कहीं हद तक ठीक है, वो देखा भी जाता है कि सच। अब मान लीजिएगा मेरा सैलरी है 10,000 और हमको आप देख रहे हैं कि हमको 10,000 मर्सिडीज लेना है, क्या हो पाएगा, स्कैर्सिटी कंडीशन आएगा ना। तो तो इसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम होता है आपका रेशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स। अब 10,000 मेरा सैलरी है, कितना है 10,000, 10,000 सैलरी है और हमको कार लेना है 1,000 का। तो चॉइस करना पड़ेगा ना भैया, हमको जो जो जरूरी है हम वही करेंगे, कि हम लोन लेके 1,000 का कार लेंगे, भरेंगे कहाँ से। फिर आता है आगे आपका स्कैर्सिटी। ठीक है, स्कैर्सिटी क्या है, इट इज द सिचुएशन, यह क्या है, एक सिचुएशन है जहां पर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। डिमांड ज्यादा है मतलब तो आपके वांट्स ज्यादा हैं, और आपका सप्लाई करने का मतलब क्या हो गया, आपका सप्लाई करने का मतलब हो गया रिसोर्स। तो स्कार्सिटी कौन सा सिचुएशन है, जहां पर आपके वांट्स ज्यादा हैं और आपका रिसोर्स कम है। इकोनॉमिक और इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्स क्या होता है, इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्स होता है आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। जो भी रिसोर्स है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइज, कि आपको ये रिसोर्स को कितना यूटिलाइज करना है और कैसे यूटिलाइज करना है। मान लीजिए आपके एग्जाम्पल दिए ना, 100 रुपया था, चिंटू के पापा जो इंपॉर्टेंट लगा उनको वही चीज लिए, ताकि वो जान रहे कि उससे उनको सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है, दैट अ पर्सन गेट मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक, अगर चिंटू के पापा कार ले लेते तो क्या चिंटू के पापा को सेटिस्फेक्शन मिलता, घर में जाते तो घर में सब्जी कहाँ से लाते, क्या खाना खाते। ठीक, उसे चिंटू का तो ठीक है, चिंटू को सेटिस्फेक्शन मिल जाता, हाँ पापा कार ले दिए, पापा कार ले दिए, पापा कार ले दिए। लेकिन चिंटू के पापा को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि चिंटू के पापा के पास रिसोर्स लिमिटेड था, उनको लेना था सब्जी भी और चिंटू के लिए टॉफी भी। तो वो क्या किए, उस चीज को चॉइस किए जिससे क्या होगा, जिससे कि उनको क्या मिला, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्स कहते हैं। ठीक, आगे देखिए, आगे है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले आपको बता दें एक चीज, दिख दे रहा है ऊपर, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ कौन, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है पता है, लिख दे रहे हैं, रैगनर फ्रेश, याद रखिएगा। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, रैगनर फ्रेश, याद रखिएगा। हु इज द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, रैगनर फ्रेश, याद रखिएगा। और फिर याद करने वाला चीज है आपका, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए। आपको अपना कॉपी नोट्स जो भी बना रहे हैं उसमें लिख दीजिएगा, और जब भी एग्जाम में आए ऐसे ही पॉइंट वाइज आपको डिफरेंस लिखना है, ताकि आपको मार्क्स मिले। ठीक, उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, माइक्रो, जो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है वो कौन सा वर्ड है, मिक्रोज, मिक्रोज वर्ड है। और मिक्रोज वर्ड का मतलब होता है स्मॉल। फिर से रिपीट कर रहे हैं, माइक्रो जो इकोनॉमिक्स है वो कौन से वर्ड से निकला है, मिक्रोज, और मिक्रोज का मतलब होता है आपका स्मॉल, छोटा। अब आइए हम देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या किसको कहते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है, वो तो है ही, जिसमें हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट का बारे में पढ़ते हैं। याद रखिएगा, माइक्रो मतलब हमेशा सिंगल। वी ऑलवेज टॉक अबाउट इंडिविजुअल इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स। किसकी बात करेंगे हम बात करेंगे सिंगल इंडिविजुअल यूनिट की बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक, आप कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा कि आपको कैसा लगता है चैप्टर। ठीक, जैसा अभी पॉलिटी का मैंने 2 डाला,
तो आप कमेंट करके बताइएगा कि वो कैसा था, और ये इसके बाद जब मैं ये भी डालूंगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो और जो भी गलतियां रहती है ताकि उसको अगले वीडियो में और अच्छे से सुधार सकें। ठीक, आइए, तो क्या है आपका, क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स का पार्ट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट के बिहेवियर को समझते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का सीधा मतलब सिंगल, याद रखिएगा, और माइक्रो इकोनॉमिक्स का सीधा मतलब एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब समूह, मतलब ग्रुप। एक सिंगल यूनिट की बात नहीं होगी, एक एज अ होल की बात होगी। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी क्या है, जिसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं, बिहेवियर ऑफ एग्रीगेटेड इकोनॉमी एज अ होल। उसमें हम लोग बिहेवियर पढ़ते हैं किस चीज को, एग्रीगेटेड इकोनॉमी एज अ होल को पढ़ते हैं, उसके बिहेवियर को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो मेन टूल है आपका वो क्या आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेन टूल जो आता है आपका वो डिमांड और सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई इतना मस्त चैप्टर है, इतना मस्त चैप्टर है कि आपको क्या बताएं, मेरा फेवरेट चैप्टर था डिमांड और सप्लाई क्लास 12। मेन टूल्स है किसका, माइक्रो इकोनॉमिक्स का, और इसका है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड्स और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, सिंपल आपको अभी समझा देते हैं। एग्रीगेट जब मार्केट डिमांड होता है, आपका डिमांड किया जाता है पूरा मार्केट के द्वारा, वो होता है आपका एग्रीगेट डिमांड। ठीक, मतलब पूरा इकोनॉमी में क्या डिमांड चल रहा है, सॉरी, पूरा इकोनॉमी में क्या डिमांड चल रहा है, एग्रीगेट डिमांड का मतलब हो गया पूरा इकोनॉमी, नॉट मार्केट। मार्केट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा माइक्रो में। जो आपका इकोनॉमी में क्या डिमांड है और क्या सप्लाई है वो आ जाता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एम होता है प्राइस को डिटरमाइन करना, और इसका जो है वो इनकम लेवल और एम्प्लॉयमेंट, ये भी ऐड कर लीजिएगा, इनकम लेवल और एम्प्लॉयमेंट, इसको भी डिटरमाइन करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या किया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को यूज किया जाता है। इसमें लिमिटेड डिग्री, वैसे भी इसमें लिमिटेड डिग्री होना ही है। अब इसमें आप क्या पढ़ रहे हैं, इसमें आप सिंगल यूनिट के बारे में पढ़ रहे हैं एज ए इंडिविजुअल यूनिट, और इसमें लार्ज, तो इसमें क्या लार्ज डिग्री ऑफ, इसको हम लोग प्राइस थ्योरी भी करते हैं, इससे प्राइस थ्योरी करते हैं क्योंकि इसके मदद से हम क्या करते हैं, प्राइस को फिक्स करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं प्राइस और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहते हैं, हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को कहते हैं प्राइस एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आप सब चीज के बाद इंडिविजुअल लगा दोगे आप उसके पहले, जैसे इंडिविजुअल इनकम की बात करते हैं, हम इंडिविजुअल आउटपुट की बात करते हैं, इंडिविजुअल डिमांड की बात करते हैं, इधर हम एग्रीगेट इनकम, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, इसकी बात करते हैं। आई होप दैट कि आपको ये सब समझ आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आप जरूर कमेंट करके बताया कीजिए, और अगर कुछ गलत लगता है, अगर आपको लगता है कि और, या फिर आपको ये लगता है कि और डीप में जानना चाहिए, या फिर आपको और कुछ सजेशन देना हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, और ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि इससे एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि ठीक है मैं तो अपना बेस्ट दे ही रहा हूँ, लेकिन आप उधर साइड से भी तो रिप्लाई आना चाहिए ना कि आपको कैसा लग रहा है। आगे आपका सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी, अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ा था। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर आता है कॉन्सेप्ट सेंट्रल प्रॉब्लम। तीन मेन प्रॉब्लम होता है इकोनॉमी के अंदर। ठीक, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या होता है, तीन मेन प्रॉब्लम आते हैं, तीन मेन प्रॉब्लम, इसके अंदर क्या आता है, थ्री मेन प्रॉब्लम आता है, थ्री मेन प्रॉब्लम आता है। ठीक, पहला आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और फॉर होम टू प्रोड्यूस। how, what to produce and what quantity and in what quantity and in what quantity। ठीक है, ये हो गया आपका पहला, ये हो गया आपका दूसरा, और ये हो गया आपका तीसरा। ये वीवीआई क्वेश्चन आप टिक लगा लीजिए, वीवीआई। अगर आपका पहला असेसमेंट का एग्जाम हो रहा है, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, जैक हो, सीबीएसई हो, कोई भी बोर्ड, इट डजंट मैटर, लेकिन टीचर का ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है, टीचर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इनकम। आपको तीनों दे चाहे नहीं, लेकिन ये फिक्स है कि आपको एक ना एक जरूर देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई करके आप एग्जाम में लगा लो। सिर्फ आपका टेस्ट में ही नहीं देगा, ये आपको बोर्ड में भी आने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या पढ़ेंगे हम, व्हाट टू प्रोड्यूस पढ़ेंगे। ठीक, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस में सबसे पहले है कि यह इंपॉर्टेंट सेंटर प्रॉब्लम, और जैसा जैसा मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ आप वैसा ही बनाइएगा, क्योंकि यह एक ऑथोराइज नोट है, ये टीचर के द्वारा से भी हेल्प है, प्लस आपका नेट से भी है, और बाकी अलग जगह से भी लिया गया है, और आप मेरे द्वारा भी कुछ अपने से ऐड किया गया है। तो ये अच्छा नोट्स है। बाकी अगर आपको और कुछ ऐड करना हो तो आप अपने नोट्स में बुक से ऐड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत। सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या देखेंगे हम कि यह एक इंपॉर्टेंट सेंटर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है, और यह इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, मान लीजिए हम ही कोई प्रोड्यूसर हैं तो हम कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। अब ऐसा तो नहीं है, गुड्स में क्या क्या होता है, गुड्स में आता है आपका कंज्यूमर गुड्स,
एक होता है आपका कंज्यूमर गुड्स और एक होता है आपका कैपिटल गुड्स। क्या होता है? कैपिटल गुड्स। पढ़ाई को हमेशा एंजॉय करके पढ़ना चाहिए, बोरिंग करके क्या पढ़ने से फायदा। अगर आपको पढ़ना है, आप अगर आपको पता है, आप करना है कि हाँ भाई मेरे को पढ़ना है और कोई चीज में ध्यान नहीं देना, पढ़ना मतलब पढ़ना, तो एकदम इंटरेस्टिंग वे से पढ़िए। तो गुड्स में क्या क्या आ गया? पहले गुड्स क्या होता है? गुड्स एक फीजिबल आइटम होता है जिसके बदले हम क्या करते हैं, कुछ पैसे देते हैं। पैसा देने के बाद ही हमको वो सामान मिलता है और वो फिजिकल होता है, मतलब छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले गुड्स, तो गुड्स में क्या होता है? कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। जो गुड्स हम डायरेक्ट, जो गुड्स कंजप्शन के लिए होता है, बिस्किट, मिक्सचर, ऊपर से आपका ये सब सामान, मैगी हो गया। तो जो चीज हम कंज्यूम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर गुड्स। और कैपिटल गुड्स क्या होता है? वो गुड्स जैसे आपका मान लीजिए प्रॉपर्टी हो गया या बड़ा बड़ा मशीन हो गया, ये सब क्या होता है? कैपिटल गुड्स होता है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक। उस कैपिटल गुड्स से हम और भी क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी प्रोड्यूसर जो होगा वो क्या करेगा कि आपको चूज करेगा कि उस मार्केट में किस प्रकार का गुड्स, क्योंकि रिसोर्स क्या है? रिसोर्स जो है लिमिटेड है, और ही विल हैव टू डिसाइड, उसको चॉइस करना पड़ेगा कि कौन से प्रकार का नेचर और कितना क्वांटिटी में गुड्स। तो ये दो एक्सपेक्ट मेन होते हैं इसमें। पहला होता है आपका व्हाट टू प्रोड्यूस में, पहला होता है नेचर ऑफ द कमोडिटी, दूसरा होता है आपका क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। नेचर मतलब यही कि आपको चूज करना पड़ेगा कि जो हम प्रोड्यूसर हैं उसको वो कौन सा गुड प्रोड्यूस करें। हम या तो कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें या कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें, और कितना में। अगर कंज्यूमर ही गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, तो कितना क्वांटिटी में करें, ठीक। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी है। दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे करें। अब प्रोडक्शन के बाद कैसे, कौन सा टेक्निक यूज करें प्रोडक्शन के लिए। तो दो टेक्निक होता है। एक होता है आपका लेबर इंटेंसिव टेक्निक। क्या होता है? एक होता है आपका लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जिसमें हम क्या करते हैं? ज्यादा नंबर ऑफ लेबर को यूज करते हैं। अच्छा मान लीजिए अगर लेबर का यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं और कैपिटल का यूज कम कर रहे हैं, तो आपका जो मशीन है, मतलब आपका जो प्रोडक्शन है, वो ज्यादा होगा कि कम होगा एज कम्पेयर टू जहां पर कैपिटल गुड्स हो रहा है, जहां पर क्या हो रहा है? मशीन से ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर आदमी मान लो कि कोई खेत है, ये खेत है, ठीक ना, यहाँ पर 5 आदमी बहुत अच्छे से, 20 आदमी डाल दो, तो लड़ाई हो जाएगा, मारपीट हो जाएगा। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या में प्रोडक्शन होता है, अच्छा बात है, लेकिन क्या होता है कि कम प्रोडक्शन होता है एज कम्पेयर टू किससे? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। जब ज्यादा कैपिटल, वेन मोर कैपिटल, जब ज्यादा कैपिटल का यूज हो और आदमी का कम यूज हो प्रोडक्शन के लिए, तो उसको हम कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ये मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट है। जब भी आप हाउ टू प्रोड्यूस अगर आपको लिखने आएगा, आप अगर ये दोनों नहीं लिखेंगे तो 3 में से 1 मार्क्स बस मिलने वाला है। ये दोनों लिखना आपको बहुत जरूरी है क्योंकि ये इसके पार्ट हैं, किसके? हाउ टू प्रोड्यूस के, ठीक। आगे आइए, आगे है फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब किसके लिए उत्पादन के लिए? मेरे लिए, आपके लिए, किसके लिए? तो ये भी एक क्या होता है ना, ये भी एक मेन सेंट्रल प्रॉब्लम है, ठीक। पहला हमने पढ़ा व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा हमने पढ़ा हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरा हम पढ़ रहे हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस में अब चॉइस करना पड़ेगा कि भैया किसके लिए उत्पादन करें, अपने लिए कि चचा के लिए। तो इसमें भी चूज करना पड़ता है, ठीक ना। तो चूज करके निकलता है कि हाँ भैया देखिए, दो प्रकार के सोसाइटी में दो प्रकार के लोग रहते हैं। एक रहते हैं अंबानी और अडानी जी जैसा, और एक रहते हैं हमारे जैसा, ठीक? तो अंबानी और अडानी जी के लिए जो प्रोड्यूसर है ना, वो क्या सोचता है पता है? वो सोचा अरे भैया हम फोन बनाएंगे ना तो 5 से 10 करोड़ या लाख का बनाएंगे, ठीक। ये तक है कि अंबानी जी तो ले ही लेंगे, भले हमको बनाने में 1 ही लाख लग रहा हो, लेकिन हम बेचेंगे 5 लाख, अंबानी जी खरीद लेंगे। वो तो क्या सोचेगा कि हमको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करना है। तो मान लो कि इन केस ऑफ रिच पीपल, अगर मान लो कि कोई भी सामान अगर अमीर लोग के लिए प्रोड्यूस होना है, तो वो तो महंगा से महंगा में ले लेंगे, लेकिन बेचारा गरीब आदमी हम जैसे वो कहाँ जाएंगे? तो हमारे जैसे भी तो सोचना पड़ेगा ना, हमारे जैसे लोगों के लिए। तो पहला आता है इन द केस ऑफ रिच पीपल। तो प्रोड्यूसर जो है वो गुड्स को अगर प्रोड्यूस करेगा फॉर रिच पीपल के लिए, तो कमोडिटी का दाम ज्यादा होगा। 1 लाख का आईफोन 5 लाख में बिकेगा, अंबानी जी तो लेने में कोई दिक्कत थोड़ी करेंगे, उनके पास पैसा कम है। तो अमीर लोग तुरंत ले लेते हैं, ठीक। तो प्रोड्यूसर सोचेगा महंगा में, लेकिन दूसरा ऑप्शन है कि गरीब लोगों के लिए तो क्या करेगा? गरीब लोगों के लिए जो सामान है उसका दाम कम रखेगा, ठीक है। सस्ता आईफोन ओनली 20,000 रुपीज। तो अगर सस्ता आईफोन आ गया, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट नहीं सस्ता आई, ठीक ना, तो हम जैसे लोग अफोर्ड कर सकते हैं। अब 1 लाख और 5 लाख का आईफोन आएगा तो थोड़ा डिफिकल्ट है,
तो फॉर होम टू प्रोड्यूस में सिंपल है कि किसके लिए उत्पादन करें, गरीब के लिए करें, अमीर के लिए करें। अगर हम गरीब अमीर के लोग के लिए करेंगे तो उसका दाम ज्यादा रहेगा तो सब लोग तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सिर्फ जो बड़े लोग हैं वो लोग अफोर्ड कर पाएंगे, और पुअर पीपल में ऐसा वस्तु का प्राइस रहेगा, प्रोडक्शन होगा, और वस्तु का मतलब जो सामान है उसका दाम भी इतना रहेगा कि क्या करें, सभी लोग उसको अफोर्ड कर सके और सभी लोग उसको यूज कर सके। आई होप दैट आपको समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं टाइप ऑफ इकोनॉमी। टाइप ऑफ इकोनॉमी में पहला आता है आपका सेंट्रली प्लान इकोनॉमी। क्या आता है आपका? सेंट्रली प्लान इकोनॉमी। दूसरा सेंट्रली प्लान इकोनॉमी, इसको हम लोग कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये जो आपका टर्म है ना, इसको एकदम गांठ बांध लीजिए, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, लिबरल, ये आपको आना ही है। इकोनॉमिक्स पढ़िए उसमें आएगा, ज्योग्राफी पढ़िए उसमें आएगा, यहाँ तक कि पॉलिटिकल तो आना ही है, क्योंकि पॉलिटिकल में आपका कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट के बीच बीच तो मार पहला ही चैप्टर से चल रहा है क्या, द कोल्ड वॉर एरा। ठीक, तो सेकेंड, पहला सेंट्रली प्लान इकोनॉमी जिसको सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, दूसरा आपका मार्केट इकोनॉमी। ठीक, मार्केट इकोनॉमी, और तीसरा आपका आता है मार्केट इकोनॉमी के बाद कौन सा, मार्केट इकोनॉमी के बाद आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। आप ये बताइए तो कमेंट करें कि हमारा देश कौन सा इकोनॉमी काम करता है। मार्केट इकोनॉमी को हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी करते हैं, याद रखिएगा, मार्केट इकोनॉमी। चलिए आइए तीनों के बीच में बढ़िया से पढ़ते हैं। पहला इकोनॉमी है भैया सेंट्रली प्लान इकोनॉमी। नाम से समझिए ना आप, नाम से कभी भी पता है, अगर सिचुएशन में कभी भी आपको कोई चीज समझ नहीं है ना तो उसका नाम को 5 से 10 बार पढ़िए। नाम को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, सेंट्रली, क्या लिखा हुआ है, सेंट्रली प्लान इकोनॉमी। सेंट्रली किसके द्वारा प्लान किया गया, सेंट्रल के द्वारा। सेंट्रल कौन होता है, सेंट्रल होता है हमारा गवर्नमेंट, और क्या है, प्लान किया। तो इस इकोनॉमी में जितना भी इकोनॉमिक डिसीजन लेना होगा वो कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। किसका, अगर सेंट्रल प्रॉब्लम इन द इकोनॉमी, ऑल द डिसीजन रिलेटेड टू सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज टेकन बाय, किसके द्वारा लिया जाएगा, टेकन बाय सेंट्रल अथॉरिटी, जो कि आपका सेंट्रल अथॉरिटी होगा। वैसे भी अगर आप सोशलिस्ट कंट्री की बात करें तो वहां पर क्या होगा, आप पढ़ेंगे ना, यूएसएसआर पढ़िएगा, सोशलिस्ट कंट्रीज है, वहां पर सब डिसीजन कौन लेता है, गवर्नमेंट। देखिए सेकंड पॉइंट क्या है आपका, सेकंड पॉइंट है गवर्नमेंट जो करता है वो गवर्नमेंट के इसमें क्या करता है, गवर्नमेंट जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस इकोनॉमी में। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है आपका सोशल वेलफेयर। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिटरमाइन किया जाता है प्लानिंग अथॉरिटी के द्वारा, और इसको हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। इसका एग्जांपल में नॉर्थ कोरिया है। रसिया पहले था, रसिया धीरे धीरे कैपिटलिस्ट होते जा रहा है, इसीलिए रसिया का एग्जांपल नहीं है अभी, बेस्ट एग्जांपल नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में कौन सा टाइप का गवर्नमेंट है आप बताइए, जरूर बताइए, क्लास 11 में आप पढ़ के आए हैं। अगर आप नहीं बताया तो हम समझ जाएंगे कि आप क्लास 11 में फागी मार के आए हैं। आपको कमेंट करके बताना होगा कि नॉर्थ कोरिया में कौन सा प्रकार का गवर्नमेंट। आगे चलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का टाइप ऑफ इकोनॉमी, ऐसा इकोनॉमी है जहां पर भैया मालिक हम खुद हैं, हमको सरकार से मतलब नहीं है, सरकार का बस इतने काम है कि लॉ को मेंटेन करके चले। भाई मेरा कंपनी है, हम डिसाइड करेंगे कितना प्राइस में बेचेंगे। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जितना भी इकोनॉमिक डिसीजन है, ऑल द इकोनॉमिक डिसीजन, जितना भी इकोनॉमिक डिसीजन है वो जो कि सेंट्रल प्रोग्राम ऑफ इकोनॉमी, वो टेकन किसके द्वारा लिया जाता है, बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा। ठीक, यहाँ पर गवर्नमेंट का काम मिनिमम होता है, जस्ट मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, याद रखिएगा। उसका सोशलिस्ट इकोनॉमी का मेन क्या था, सोशल वेलफेयर, मेरे को सबका भला चाहिए, मैं सबको साथ लेके चलना चाहता हूँ, सबका साथ सबका विकास। और प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यहाँ पर मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई तो आपका पीछे छोड़ने वाला है भैया, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं अभी तो डिमांड एंड सप्लाई हर में अभी आएगा आगे। और मार्केट इकोनॉमी इसको कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, मार्केट इकोनॉमी। और एग्जाम्पल में परफेक्ट एग्जाम्पल है भैया यूएसए। क्या है, यूएसए परफेक्ट एग्जाम्पल है। वैसे भी कैपिटलिस्ट कंट्रीज में कौन आता है, हेड कौन है, यूएसए। पॉलिटिक्स में तो आप पढ़वे करेंगे। मिक्स इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी में क्या है कि इस इकोनॉमी में गवर्नमेंट और इंडिविजुअल दोनों। चलिए हम लोग आपसे क्वेश्चन पूछे थे, उसका आंसर आपको यही मिल गया तो मिक्स इकोनॉमी एक ऐसा टाइप ऑफ इकोनॉमी है जिसमें कि भैया गवर्नमेंट भी रहेगा और इंडिविजुअल दोनों अपना। तो हमारे यहाँ जैसे रेलवे है ना, क्या है, रेलवे, हमारे यहाँ रेलवे है, तो इसका जितना भी डिसीजन है ये हमारे लेते हैं पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल जी कौन है, पीयूष गोयल।
अब बाकी अगर अगर लेना है टाटा, टाटा जी क्या करेंगे, टाटा जी किसको, किसको से रिलेटेड, महिंद्रा जी क्या करेंगे, महिंद्रा जी महिंद्रा से रिलेटेड डिसीजन लेंगे। तो ये हमारे देश में दोनों चीज है, हमारे देश में गवर्नमेंट अथॉरिटी भी है प्लस में पब्लिक अथॉरिटी भी है। तो मिक्स इकोनॉमी का एग्जांपल है हमारा देश। और इस इकोनॉमी में क्या होता है, गवर्नमेंट और इंडिविजुअल दोनों क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो प्राइवेट वाले रहते हैं उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और जो गवर्नमेंट वाले रहते हैं उनका सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव होता है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी प्लानिंग अथॉरिटी के द्वारा और डिमांड और सप्लाई दोनों के द्वारा फिक्स किया जाता है। तो आज का वीडियो में आपको यहीं तक, आगे का वीडियो जो है उसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा किस चीज को, उसमें मैं आपको बताऊंगा पीपीसी, दैट मीन्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। वो खुद में एक बड़ा टॉपिक है और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वीवीआई भी है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं, चाहे वो 1 नंबर के हो चाहे 2 नंबर के हो। ये सब जो आपका क्वेश्चन है, ये जब जो आज मैं पढ़ाया इसमें जैसे कि आपका क्वेश्चन पता है कैसे पूछा जाएगा। मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट करके आप बताइएगा, ठीक। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये दोनों आप कमेंट करके बताइएगा कि आप इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स से क्या समझते हैं। उसके बाद सोशलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मेन आपके हिसाब से क्या डिफरेंस हो सकता है, उसको आप कमेंट करके बताइएगा। तो आज के वीडियो में हमारे इतना ही, आगे बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक। आज के लिए THANK, थैंक यू, थैंक यू मेरे दोस्तों। और चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। देखिए ऐसा करने से ना ये पता चलता है कि आप भी इंटरेस्टेड हैं, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। और अगर आप ना कमेंट करेंगे ना सब्सक्राइब करेंगे ना लाइक करेंगे तो थोड़ा एक मोनोटोनस टाइप लगता है कि सिर्फ मैं बताते जा रहा हूँ, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। क्योंकि अगर दोनों तरफ से अगर रिस्पॉन्स आए, रिस्पॉन्स अगर दोनों तरफ से आए तो क्या होता है, लगता है कि हाँ बच्चों को भी समझ में आ रहा है, बच्चों को समझ आ रहा है तो फिर आगे से अच्छे और कंटेंट बनाने का ट्राई करेंगे और अच्छे से आपको समझाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।